हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था प्रतिशत संगठन। हमने लास्ट लेक्चर में प्रतिशत संगठन डिस्कस किया था और मूलानुपाती सूत्र डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वो जो दोनों टॉपिक थे वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप इस जो लेक्चर्स अपन करते जा रहे हैं उनको आप रिवाइज करते जाइए बच्चों। जैसे जैसे धीरे धीरे रिवाइज करोगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको खुद को पढ़ने का मन करेगा। इसलिए जरूरी है कि रिवीजन साथ साथ होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने चैनल रूबीडियम के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। जब आप अपने दोस्तों को बताएंगे उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने दोस्तों को बताएंगे, इससे एक दूसरे का भलाई होती रहेगी, हमारा जो चैनल है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। सिंपल सी मोटी मोटी बात तो ये है। और जैसे अपन ने प्रतिशत संगठन में देखा था कि किस प्रकार से एक अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, तो पर्टिकुलर परमाणु जो एक विशेष परमाणु है या किसी भी परमाणु का हमें प्रतिशत निकालना अणु में, तो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से उसकी गणना करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट किया जाता है अगर हमें परमाणु दिए हुए हो तो, या अणु सूत्र परमाणु सूत्र में अंतर भी देखे थे हमने कि अणु सूत्र क्या होता है, परमाणु सूत्र क्या होता है, सॉरी अणु सूत्र क्या होता है और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र में हमने देखा था कि एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी वास्तविक संख्या हम दर्शाते हैं, जबकि मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, जितने भी परमाणु होते हैं उनका सामान्य अनुपात हम लेते हैं। तो वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, वो आप सब लोगों ने बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, आपको बहुत ही अच्छे से वो समझ में भी आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल रूबीडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, और किस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भाग लेने वाले अणुओं के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। ये आप हो और ये आपकी मुन्नी है, ठीक है, और ये मुन्ना और मुन्नी यानी आप और आपकी मुन्नी में बहुत ही प्यारा बंध बना हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा बंध है। ये हम ये बोल सकते हैं ये मुन्ना और मुन्नी रासायनिक अभिक्रिया कर चुके हैं, लेकिन हम अब ये मुन्नी जो है नई रासायनिक अभिक्रिया करना चाहती है। तो ये क्या हुआ कि ये मुन्नी जो है हमारी मेले में जा रही है। कहां जा रही है? मेले में जा रही है। मेले में जा रही है तो हमारी जो मुन्नी है उसको नया मुन्ना पसंद आ गया है। तो हमारी जो मुन्नी है यहां से इस मुन्ने से छूटेगी और हमारा जो नया मुन्ना मिला है उस नए मुन्ने के साथ में जाके बंध का निर्माण कर लेगी और हमारा जो मुन्ना है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने बंध तो टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण हो जाएगा। पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। समझ में आई बात? मैं उम्मीद कर रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बता देता हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट होता है ये वाला जिसको हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद में ऐसे तीर का निशान, और एक ऐसे RHS होता है जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। इधर जो भी स्पीशीज, जो भी प्रजाति रखी जाती है, जो भी प्रजाति इधर रखी जाती है उस प्रजाति को बोलते हैं हम अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक।
और इधर जो भी प्रजाति लिखी जाती है उस प्रजाति को बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद। और ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है, ये हमारी अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात यहां से ये समझने वाली है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाएगी तो इधर तो होगा अभिकर्मक। अभिकर्मक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इधर बनेगा उत्पाद। उत्पाद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। यानी इधर जो लिखे जाएंगे उनको अभिकर्मक बोलेंगे, इधर जो लिखे जाएंगे उनको उत्पाद बोलेंगे। और बीच में ऐसे तीर का निशान होगा। ये तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। यानी यहां से अभिकर्मक अभिक्रिया करके आपस में क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। ऐसा हम समझ सकते हैं। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रही है चीजें। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो अपना तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर कभी कभी कुछ चीजें लिखी हुई आ सकती है, नीचे भी कभी कभी कुछ चीजें लिखी हुई आ सकती है। इस तीर के निशान के ऊपर कभी कुछ चीजें लिखी हुई आ सकती है और नीचे भी कुछ चीजें लिखी हुई आ सकती है। तो वो क्या हो सकते हैं? वो रिएजेंट हो सकते हैं, वो अभिकर्मक भी हो सकते हैं, या उनको कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, उत्प्रेरक भी वो हो सकते हैं। ठीक है, वो जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारे को इस पे फोकस नहीं करना है। अभी हमारे को सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि ये इधर LHS तो साइड है, इसको बोलते हैं अभिकर्मक, और इधर जो कुछ भी बनेगा इसको बोलेंगे उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। समझ में आई बात? तो मैं आपको एक चीज एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा देता हूं। आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं बच्चों, आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। बस आप रिवाइज करते जाइए और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपकी जो केमिस्ट्री का फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। पूरी केमिस्ट्री आप ऐसे चुटकियों में सोल्व करने लग जाओगे। समझ गए बात को? तो आगे चलते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आगे चले देखें। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है N2 आप क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में। ये नाइट्रोजन गैस है और ये क्रिया कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ। जब ये इसके साथ क्रिया करेगी तो ये बनाती है अमोनिया गैस। क्या बनाती है? अमोनिया गैस। तो ये इधर जो लिखा हुआ है इस तीर के इधर, इसको बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। और ये जो बना है इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। और ये तीर का जो निशान है ये वाला, ये अपनी जो क्रिया है अभिक्रिया है उसकी दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक वाला हिस्सा होगा, एक उत्पाद वाला हिस्सा होगा, और बीच वाला ये दर्शाता है अभिक्रिया की दिशा को। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अभिकर्मक आपस में क्रिया करके ये उत्पाद बनाते हैं। ये अभिकर्मक आपस में क्रिया करके ये उत्पाद बनाते हैं। ये तीर का निशान यही दर्शाता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। समझ में आ गई बात? तो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। आप कॉन्सेंट्रेट होकर अगर वीडियो को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपका बेसिक से बहुत बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। समझ गए बात को? तो आगे चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म के बारे में। तो समझो रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो पहला गुणधर्म हमारे पास में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकर्मक पार्ट होता है, एक उत्पाद पार्ट होता है। तो अगर अभिकर्मक में किसी परमाणु की संख्या कितनी होगी, अभिकर्मक में किसी पर्टिकुलर परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही संख्या इधर उत्पाद में होगी। पहला गुणधर्म यही है कि अभिकर्मक में पर्टिकुलर परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही संख्या उत्पाद में होगी। दूसरा गुणधर्म यह है कि अभिकर्मक जितने भी अभिकर्मक भाग लेंगे उन सभी अभिकर्मकों के द्रव्यमान का योग कर दें, उन सभी अभिकर्मकों के द्रव्यमान को जोड़ दें, तो जितना द्रव्यमान आएगा उतना का उतना द्रव्यमान उत्पादों का आएगा। उतना का उतना द्रव्यमान किसका आएगा? उत्पादों का आएगा। तीसरा गुणधर्म हमारे पास में यह है
कि इधर जितना आवेश होगा अभिकर्मकों का, जितना आवेश होगा उतना का उतना आवेश उत्पादों का होगा। ये गुणधर्म बहुत प्यारे हैं बच्चों, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब ये आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। मैं लिखवा भी दूंगा आगे, अभी समझा रहा हूं आपको। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है कि कोई भी अभिकर्मक परमाणविक अवस्था में एक विक्रिया नहीं करेगा, वो आणविक अवस्था में विक्रिया करेगा। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विक्रिया कर रहा है वो नाइट्रोजन नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन गैस कर रही है। यहाँ पर जो अभिक्रिया कर रहा है वो हाइड्रोजन नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन गैस कर रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस है, ये आणविक अवस्था में है, ना कि परमाणविक अवस्था में है। समझ गए बात को? और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। कौन लेंगे? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, नाभिक भाग नहीं लेगा। नाभिक केवल और केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग लेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है। इनको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं, अभिक्रिया के गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, ये हमारा टॉपिक है। पहला गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है? अभिकर्मक, अभिकर्मक में निश्चित अणु की संख्या, निश्चित अणु की संख्या, सॉरी निश्चित परमाणु की संख्या, निश्चित परमाणु, सॉरी निश्चित परमाणु की संख्या उत्पाद में, उत्पाद में, उत्पाद में उस परमाणु की संख्या के बराबर, के बराबर होती है। ठीक है, यानी अभिकर्मक की तरफ किसी निश्चित परमाणु की जितनी संख्या होगी उतनी ही उत्पाद में होगी। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या है? जितना द्रव्यमान सारे अभिकर्मकों को मिलाकर होगा उतना ही द्रव्यमान सारे उत्पादों को मिलाकर होगा। यानी अभिकर्मक की तरफ जितना कुल द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद की तरफ होगा। तीसरा गुणधर्म है आवेश संरक्षित रहता है, आवेश भी संरक्षित होगा। आवेश संरक्षण का मतलब क्या है कि उत्पाद की तरफ जितना आवेश उतना ही अभिकर्मक की तरफ, है ना। अगली गुणधर्म है हमारे पास में, अगली स्लाइड पे ले लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, अगली स्लाइड पे बात करते हैं फिर। चौथा गुणधर्म है हमारे पास में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नाभिक नहीं लेते हैं। नाभिक किस में लेते हैं? नाभिक, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है। ये चौथी प्रॉपर्टी है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ना कि नाभिक। नाभिक और केवल नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है। पांचवा गुणधर्म है हमारे पास में अभिक्रिया नियतांक, अभिक्रिया नियतांक,
अभिक्रिया के आगे जो भी नियतांक लिखा हुआ होता है, अभिक्रिया नियतांक, नियतांक मोलर अनुपात या नियतांक के बारे में बताता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास में। मैं समझाऊंगा बच्चों, सारी चीजें समझाऊंगा, अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना अच्छी बात है। अभिकर्मक, अपन अभिकर्मक आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणविक में नहीं। आणविक अवस्था में भाग लेते हैं, ना कि परमाणविक अवस्था में, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, लास्ट को मैं चलो अगली स्लाइड पे ले लेता हूं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में अभिकर्मक व उत्पाद की अवस्था ब्रैकेट में लिखी जाती है। अवस्था का मतलब क्या है? अवस्था का मतलब है यहाँ पर द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, वाष्प, etc। ये अगर होगी तो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। जैसे हमारे पास में, मैं आपको समझा दूं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज वापस रिपीट कर देता हूं, गुणधर्म वापस रिपीट कर देता हूं। द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, उत्पाद का जितना द्रव्यमान उधर अभिकर्मक का उतना ही द्रव्यमान। आवेश संरक्षित रहेगा, अभिकर्मक का जितना आवेश उतना ही उत्पाद का आवेश। परमाणविक अवस्था में भाग नहीं लेंगे, अभिक्रिया में आणविक अवस्था में भाग लेंगे। ठीक है, परमाणु की संख्या, पर्टिकुलर निश्चित परमाणु की संख्या अभिकर्मक की तरफ जितनी होगी उतनी ही उत्पाद की तरफ होगी। अगर अभिक्रिया में जो भी उत्पाद अभिकर्मक भाग ले रहा है या उत्पाद बन रहा है तो उसकी अवस्था कैसी है वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। गैसीय अवस्था होगी तो G, द्रव अवस्था होगी तो L, ठोस अवस्था होगी तो S और वाष्प अवस्था होगी तो V। समझ गए बात को? और कौन सा बच गया? एक प्रॉपर्टी बच गई कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकर्मक भाग लेंगे उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करेंगे, ना कि नाभिक। नाभिक केवल और केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। समझ गए बात को? अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो हमारे पास में बनेगा अमोनिया गैस 3NH3। ठीक है, सॉरी ये 2NH3। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, अभिकर्मक की तरफ परमाणु की संख्या, उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या समान होगी, एक निश्चित परमाणु की, सारे की नहीं, एक निश्चित। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? नाइट्रोजन के परमाणु यहाँ 2 है। तो इधर बात करूं तो नाइट्रोजन अमोनिया में 1 है, लेकिन 2 से गुणा हो गया तो यहाँ पर भी 2 है। तो परमाणु की संख्या नाइट्रोजन की अभिकर्मक की तरफ भी 2 है, उत्पाद की तरफ भी 2 है। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, और 2 3 से गुणा हो गया तो 6। और इधर बात करें तो 3 हाइड्रोजन और 2 से गुणा हो गया तो 6। समझ गए बात को? 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, दूसरा था कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, यानी इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान निश्चित रहेगा। तो एक नाइट्रोजन 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है हमारे पास में 1, और हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 6 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 34। इधर ध्यान देना, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन 17, 17 और ये पूरा गुणा हो जाएगा इसके ऐसे, तो 17 दूनी 34। तो द्रव्यमान भी क्या रहता है? संरक्षित रहता है।
अब ये देखो इन पे आवेश कितना है, इस पे आवेश 0 है, इस पे सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, इस पे आवेश की बात करूं तो मैं इस पे 0 है, इस पे 0 है, तो और इस पे भी 0, तो आवेश भी एक संरक्षित है। अब ध्यान देना बच्चों, हमने बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन ये नाइट्रोजन गैस है तो इसके यहाँ ब्रैकेट में जी लिखा हुआ होगा, ठीक है, और इसके यहाँ ये हाइड्रोजन गैस है तो इसके यहाँ ब्रैकेट में ऐसे जी लिखा हुआ होगा, और अगर ये अमोनिया गैस है तो इसके यहाँ ब्रैकेट में जी लिखा हुआ होगा। इससे पता चलता है कि जो अभिकर्मक हमने लिए हैं वो गैसीय अवस्था में है, यानी नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, और अमोनिया भी हमारे पास में कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ये कुछ निश्चित प्रॉपर्टी है, और मैंने बोला था कि जो भी कोई नियतांक होगा रासायनिक अभिक्रिया का वो उसके मोलर अनुपात के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका नियतांक 1 है, इसका नियतांक 3 है, इसका नियतांक 2 है, तो हम ये बोलेंगे कि इसका 1 मोल है और इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसके 2 मोल बना रहा है। ये हम रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये हम रस समीकरण मिति में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है ना, अपने दोस्तों को बताओ। मैं और भी अच्छा आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं और एडवांस तक का, मतलब ऐसे चुटकियों में केमिस्ट्री हो जाएगी बच्चों। अभी तक मैंने रटने वाली कोई भी चीज आपको नहीं बताई है, सारी चीज समझाई है, मैथमेटिकली समझाई है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पास में जरा डीजे बज रहा है तो आवाज आ रही है, तो मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको अपना चैनल जो रूबिडियम है उसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताना है बच्चों। आप ही तो हो जो मुझे मोटिवेट करोगे और मैं नया नया कंटेंट यानी अच्छा अच्छा आपके लिए बना के लेके आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। आगे चलें, अब आगे बात करते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया। देखो बच्चों यहाँ पर ये नियतांक लगे हुए थे, ये नियतांक ऐसे नहीं लगते, इसको बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। जबकि जब भी हमें क्वेश्चंस में अभिक्रिया मिलेगी, हो सकता है वो संतुलित भी मिल जाए, हो सकता है वो संतुलित नहीं भी मिले, यानी असंतुलित अभिक्रिया भी मिलेगी। तो असंतुलित अभिक्रिया को हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारे पास में अभिक्रिया का संतुलन, या अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। एक असंतुलित अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, यह संतुलित अभिक्रिया थी। आगे चले तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो इसके हमारे पास में दो मेथड है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तरीके को बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी तुक्का मार मेथड। उससे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, गारंटी नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हो जाती है। तो उससे अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो हमारे पास में दूसरा मेथड आता है, हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय तरीका। दोनों तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से दोनों तरीकों से हमारी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको संतुलित किया जाएगा। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। यहां मैं दोनों तरीके लिख देता हूं। पहला तरीका है हमारे पास में हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड पहला तरीका है हमारे पास में हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका कोई निश्चित रूल नहीं है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, बल्कि हमें इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है कि उस परमाणु को सबसे पहले कंसीडर करेंगे जो कम से कम प्रजाति में उपस्थित हो, यानी कम से कम तो अभिकर्मक में उपस्थित हो और कम से कम उत्पाद में उपस्थित हो। यानी इसका पहली लाइन यही लिख सकते हैं, उस परमाणु को संतुलित, परमाणु को संतुलित
करते हैं जो न्यूनतम या एक अभिकर्मक अभिकर्मक व ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई नहीं, देखते हैं। एक अभिकर्मक, इसको मिटा देते हैं एक बार। उस परमाणु को संतुलित करते हैं, उस परमाणु को संतुलित करते हैं जो कम से कम एक अभिकर्मक या एक अभिकर्मक व एक उत्पाद में उपस्थित हो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो कम से कम अभिकर्मक और उत्पाद में उपस्थित हो, ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में N2 नाइट्रोजन प्लस H2 और ये बना रहा है हमारे पास में अमोनिया। नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, ये बना रहे हैं हमारे पास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया। ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है और ये दिशा बताती है कि किस दिशा में हमारी अभिक्रिया जा रही है। तो ध्यान देना बच्चों, हमें क्या करना है, एक एक परमाणु को संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म यही था कि हमें परमाणु को संतुलित करना है, यानी एक निश्चित परमाणु अभिकर्मक की तरफ जितना होगा उतना ही उत्पाद की तरफ होगा। यह हमें रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म बताता है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु। तो इधर भी दो होनी चाहिए, यानी इधर कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। इधर नाइट्रोजन के दो परमाणु है, इधर एक परमाणु है, तो इसको दो बना देते हैं, दो से गुणा करके। दो से गुणा करके क्या कर देते हैं? दो बना देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, दो नाइट्रोजन, इधर भी दो नाइट्रोजन हो गए। यहाँ हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन के कितने? तीन हाइड्रोजन है, दो बार आए तो तीन दूनी छह। इधर हाइड्रोजन है छह, इधर हाइड्रोजन है दो, तो या तो इनको छह बना दो या इनको दो बना दो। तो दो बनाना तो संभव नहीं है, इनको छह बना देते, तो छह बनाने के लिए क्या करेंगे? तीन से गुणा करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें हमने कोई फिक्स रूल नहीं लगाया, हमारी सहूलियत के हिसाब से उस परमाणु को कंसिडर किया है हमने जो आसानी से संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन भी दो हो गए, दो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तीन दूनी छह, छह हाइड्रोजन, इधर भी छह हाइड्रोजन हो गए। अगला एग्जाम्पल देखें अपन। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में H2 जो गैस है O2 के साथ रिएक्शन करके बना रही है H2O। क्या बना रही है? H2O बना रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दो हाइड्रोजन है। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो। इधर हाइड्रोजन अभिकर्मक की तरफ कितने हैं? दो। उत्पाद की तरफ भी दो है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। तो इसको दो एक बनाओ या तो ये इसको दो बनाओ। तो दो वाले एक वाले को दो बनाना आसान है, ना कि दो वाले को एक। तो हम क्या करेंगे, इसको दो बना देंगे, दो बनाने के लिए दो से गुणा कर देंगे। अब फिर से चेक करेंगे, बैलेंस करने के बाद में एक बार और चेक करेंगे, क्योंकि कई बार कभी कोई परमाणु असंतुलित हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन है इधर, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? चार हो गए। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, इधर दो हाइड्रोजन, इधर चार हाइड्रोजन, तो इसको चार बनाओ, तो चार बना दिया, तो ये हो गया। अब देखो चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? संतुलित कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये एक ऐसा तरीका है बच्चों जिसमें कोई निश्चित रूल नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। ये हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आएगी तो उसको देख करके ही पता लगाना है, उसको देख करके ही पता लगाना है। जैसे अगला एग्जांपल है, इसको नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे करेंगे अपन, एक बार नोट डाउन करो आप। आगे चलते हैं।
देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में अगला CH4 प्लस O2 और ये बना रहा है हमारे पास में CO2 और प्लस H2O, ये बना रहा है। तो अपना वही काम है, एक एक परमाणु को उठाएंगे, एक एक परमाणु को उठा के बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन कितने, एक, इधर अभिकर्मक की तरफ और कोई कार्बन नहीं है, केवल एक कार्बन है। इधर उत्पाद की तरफ इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो अभिकर्मक की तरफ कुल हाइड्रोजन है हमारे पास में 4, कुल हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो उत्पाद की तरफ भी 4 होने चाहिए। तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इनको 4 बना दो। ये लो मैंने 4 बना दिया इनको, ठीक है। अब देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन है हमारे पास में 2 और इधर ऑक्सीजन कितने, 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। यहाँ पर अपने पास में ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन है 4 और इधर ऑक्सीजन है हमारे पास में 2, तो इनको 4 बनाओ, तो ये लो 4 बना दिया। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है और आप अच्छा समझ भी रहे हैं। आप रिवाइज करना बच्चों, नहीं तो ये चीजें साफ हो जाएगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको रटने वाली कोई भी चीज अभी तक नहीं पढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ परमाणु भार याद करने के लिए बोला है। बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जो केमिस्ट्री का हवा बना रखा है ना, रटना 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 रटना, वो रटना कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर आप समझते हो तो। और मैं समझा के आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका दायित्व बनता है कि आप बार बार रिवाइज करें इसको, नहीं तो केमिस्ट्री साफ होने में भी टाइम नहीं लेती। बिल्कुल साफ हो जाएगी, आज पढ़ रहे हो, रिवाइज नहीं करोगे तो कल साफ हो जाएगी। तो साथ के साथ रिवाइज करते जाओ बच्चों, समझ गए। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं। और ऐसा ही अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताओ, उनको बताओ कि एक रूबीडियम चैनल है जो आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा है, बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा है, बहुत ही जीरो से हीरो वाला कंटेंट दे रहा है। आप भी उस कंटेंट का फायदा लो। आप अपने दोस्तों को ऐसे बताओ बच्चों, उनको अच्छा लगेगा, उनको समझ में आएगा, उनका सब्जेक्ट कवर हो रहा होगा। जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अपने दोस्तों को बताएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने चैनल रूबीडियम के बारे में जरूर बताएं बच्चों, अपने दोस्तों को जरूर बताएं रूबीडियम के बारे में। और बताए नहीं, उनको बोलो कि इसको सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो डर लगा हुआ वो सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, डिस्कस किया है रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में C4H10, इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बनाएगा CO2 और H2O, CO2 और H2O। ये क्या है बच्चों, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, और सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये होती है कंबशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है, किसका रोल अदा करते हैं, फ्यूल का रोल अदा करते हैं। तो एक्चुअल में ये कंबशन रिएक्शन है, ये फ्यूल बर्निंग की रिएक्शन है। तो फ्यूल बर्निंग की रिएक्शन है, तो यहाँ पे CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखो कार्बन कितने हैं 4, इधर कार्बन कितने 1, इधर वाले पूरे में कार्बन है 4, इधर कार्बन है 1। तो ये 4 को क्या करो, या तो 1 बनाओ या इस 1 को 4 बनाओ। तो 4 को ही 1 बनाना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ही बना देते हैं 4, इसको ही क्या बना देते हैं 4। अब देखो कार्बन 4, कार्बन 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है हमारे पास में हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो उधर हाइड्रोजन 10 बनाओ, बना देते हैं। ये लो 10 हाइड्रोजन बना दिए, ये 10 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 4, कार्बन बना दिए 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन बना दिए हमने 10। अब इधर ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो इधर ऑक्सीजन मान लो कुछ तो कुछ गुणा में हो गई, तो एक ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है और कितने गुणा है, 2 गुणा x। और इधर ऑक्सीजन कितने, ये ऑक्सीजन किसके बराबर होने चाहिए, 4 दूनी 8 प्लस 5। तो हमारे पास में आ गया x गुणा 2 किसके बराबर होना चाहिए, 13 के। तो x बराबर कितना हो गया 13/2,
यानी यहां पर हमारे पास में जो ऑक्सीजन आएगी वो आएगी 13/2। वो कितनी आएगी हमारे पास में 13/2। अब देखो बच्चों, इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे कर सकते हैं, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इस 13/2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2। ये 2 में है तो इसका आधा, जो जितना उधर है उसका आधा लगा देंगे तो ये हमारे पास में 13 हो जाएगी। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, दूसरा मेथड करते हैं, उसमें करेंगे एग्जांपल। दूसरा मेथड आ जाता है हमारे पास में बीजगणितीय तरीका। बीजगणितीय तरीका, इसमें क्या होगा देखो, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जो हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित नहीं होगी, यानी किसी भी तरीके से संतुलित नहीं होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम इससे संतुलित कर सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, आसानी से संतुलित हो जाएंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म जो है, पहला गुणधर्म कि अभिकर्मक की तरफ निश्चित परमाणु की संख्या और उधर परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। द्रव्यमान भी संरक्षित रहेगा, आवेश भी संरक्षित रहेगा, यह सब हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बीजगणितीय तरीका अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में CH4, यह अभिक्रिया भी हमने देखी है O2 और ये बनाएगा CO2 और प्लस का H2, ये अभिक्रिया भी देखी है हमने। सॉरी। तो इसको बीजगणितीय तरीके से किस प्रकार करेंगे, तो हमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल, कुछ चर मान लेने हैं, कुछ वेरिएबल मान लेने हैं, कुछ चर मान लेने हैं, और वो चर इस प्रकार के मानने हैं कि इनके साथ मिक्स ना हो जाए, इनके साथ क्या नहीं हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इस प्रकार के चर मानने हैं। तो देखो मैंने चर मान लिए W, X, Y और Z, और इन सबको गुणा कर दिया मैंने, इनके साथ में गुणा कर दिया। इस प्रकार से चर मान लेने हैं और सबके साथ गुणा कर देने हैं। ये तरीका है, ऐसे बीजगणितीय तरीका है ये, किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब एक एक कार्बन की मैं बात करता हूँ। तो इधर कार्बन कितना है, एक, W से गुणा हो रखा है तो W कार्बन है, कितना कार्बन है, W, इधर W कार्बन है। इधर कार्बन की बात करें तो इधर कार्बन है एक, लेकिन Y से गुणा हो रखा है तो Y कार्बन हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात करेंगे हाइड्रोजन की, इसमें हाइड्रोजन कितने, 4, W से गुणा हो रखा है तो 4W, 4W, इसमें हाइड्रोजन है नहीं और इधर वाले हाइड्रोजन के बराबर होगा। इधर हाइड्रोजन कितने, 2, और ये किससे गुणा हो रखा है, Z से, तो ये हो गया 2Z, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे में ये दोनों बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। 2 ऑक्सीजन है, X से गुणा हो रखा है तो 2X, और ये किसके साथ बराबर होगा, इधर ऑक्सीजन 2 है, Y से गुणा हो रखा है तो 2Y, और इधर ऑक्सीजन इसमें भी एक है, Z से गुणा हो रखा है तो ये लो Z, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें उस इक्वेशन, वो समीकरण को लेना है जिसमें मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ एक एक पद हो, 2 पद नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक ही पद है, तो मैं क्या कर लेता हूं, एक से W बराबर Y। तो मैंने क्या किया, Y को मान लिया 1, माना मैंने Y को क्या मान लिया, 1 मान लिया, माना Y 1 है। जब Y 1 होगा तो W भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Y 1 होगा तो W भी 1 हो जाएगा, और W 1 हो जाएगा तो 2 से देखना, 2 से देखना बच्चों, 4W है, 4W वो बराबर है 2Z के, तो W 1 है तो ये हो गया 4 और 2Z, ये लो Z। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो Z बराबर आ जाएगा हमारे पास में 4/2 यानी 2। Z कितना आ गया, 2। ऐसे ही Z भी 2 आ गया तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देना, ये X है हमारे पास में, तो 2 इंटू X बराबर 2 इंटू Y का मान कितना है, 1, Y का मान कितना है, 1, Z का मान कितना है, Z का मान है हमारे पास में 2, तो 2 2 4 और इसका भाग दे देंगे
तो 4/2 यानी 2। तो x कितना आ गया 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं सारे। w है हमारे पास में 1, x है हमारे पास में 2, y है हमारे पास में 1, z है हमारे पास में 2। अब इन सबको यहां लगा दो इस अभिक्रिया में। तो जब मैं इस अभिक्रिया में लगा दूंगा तो W की जगह कितना 1, तो 1 CH4 प्लस XO2, x कितना है 2, 2O2। उसके बाद में y कितना है 1 CO2 प्लस 1 CO2 प्लस Z कितना है 2 2H2O। क्या इस अभिक्रिया का संतुलन इस प्रकार से किया था हमने? आई थिंक इस प्रकार से ही किया था। पहले जब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से इनका संतुलन किया था तो ऐसे ही किया था, मुझे जहां तक याद है यही इसके आंसर आए थे। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। एक एग्जांपल और करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक एग्जांपल और बताता हूं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में C4H10 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा CO2 प्लस H2। ठीक है, अब अपने को क्या कर लेना है, वही चर मान लेने हैं। चर मान लेने W X Y Z। एक एक को बैलेंस कर लेना है। फटाफट करेंगे इनको। कार्बन को बात करेंगे तो कार्बन की बात करेंगे तो 4W। एक कार्बन कितने 4 और गुणा कितने से रखा है W से, 4W। इसमें कार्बन है नहीं, इसमें कार्बन है, तो ये बराबर कर देंगे। इसमें एक कार्बन है Y के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, हाइड्रोजन यहाँ 10 है, किसके साथ गुणा हो रखा है W के, तो 10W बराबर, इसमें है नहीं और इसमें हाइड्रोजन है नहीं, उसमें है 2 हाइड्रोजन 2 Z। क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर है 2X और उधर ऑक्सीजन है 2Y प्लस Z। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले वाले से जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक ही पद हो, तो यहां से एक से माना y बराबर 1। ऐसे नहीं करते हैं, W को मान लेते हैं 1। किसको मान लेते हैं? W को। माना W बराबर 1। W बराबर 1। जैसे मैंने W बराबर 1 माना तो y का मान कितना हो गया? y बराबर हो गया 4 इंटू 1 यानी 4। अब देखो W का मान आ गया 1, y का मान आ गया 4। इसमें रखेंगे तो W का मान 1 रखा 2 से, समीकरण 2 से। W का मान रखा है 1, तो 10 इंटू 1 बराबर 2Z। तो Z बराबर आ गया हमारे पास में 5। इसका इसमें भाग दे देंगे ना, तो 5 10 है ना। अब इसमें देखो, इसमें तीसरे से 3 से देखेंगे तो 2x बराबर 2y। y कितना है 4। y कितना है 4 और हमारे पास में 2y प्लस z कितना है 5। ये ध्यान देना, 4 दूनी 8 और 5 13। तो यहां से हम देखें x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर आ गया 13/2। तो यहां से आ गया हमारे पास में W बराबर तो आ गया 1, x बराबर आ गया 13/2, y बराबर आ गया हमारे पास में 4 और z बराबर आ गया 5। ये सब आ गया हमारे पास में, इस रिएक्शन में रख देंगे। तो W का मान कितना है 1 इंटू C4H10 प्लस x कितना है 13/2 O2 और इधर आ गया अपने पास में CO2। y कितना है 4 CO2 प्लस Z कितना है 5 H2। यही तो किया था अपने, बैलेंस किया था तब यही तो आया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन कई जगह आप फंस जाओगे। तो ये बीजगणितीय तरीका एक ऐसा तरीका है जहां पर कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रासायनिक अभिक्रिया आ जाए, उसको बैलेंस करने में, संतुलित करने में आप कहीं नहीं फंसोगे, उसको आसानी से संतुलित कर लोगे। और ये उसका तरीका है।
टाइम जरूर लग सकता है इसमें, लेकिन गलती होने के चांसेस नहीं है, आप आसानी से स्क्रीन निकाल सकते हो। लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 मिनट 2 सेकंड का खेल है बच्चों। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तो आपको जोर नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसे बर्डन सा नहीं लगेगा। अब जब प्रैक्टिस नहीं है तब बर्डन सा लग रहा है। समझ में आई बात? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, N2 प्लस H2 और NH3। अब यहाँ पर मैं क्या वेरिएबल ABCD ले लूंगा, क्योंकि वो इसके साथ मिक्स नहीं होंगे ABC। तो सबसे पहले आप फटाफट करेंगे, नाइट्रोजन का करेंगे तो 2 नाइट्रोजन A के साथ में 2A, इसमें नाइट्रोजन है नहीं, बराबर होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन 1 और C के साथ में, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नाइट्रोजन हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें 2 हाइड्रोजन और B है तो 2B, और इसमें हाइड्रोजन है 3, C के साथ में 3C, इक्वेशन नंबर। अब देखो एक से माना C बराबर A बराबर 1 है तो C बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 1 रख दूंगा तो C बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी 2। अब C मैंने कितना मान लिया, 2, C 2 मान लिया तो ये कितना हो गया 6, यानी 2 से 2B बराबर 3 गुना 2, तो 2 से 2 कट गया, सॉरी तो B बराबर आ गया 3 हमारे पास में। तो ये ऐसे हो गया, ध्यान देना बच्चों, A बराबर 1, B बराबर 3 और C बराबर 2। इसको अभी क्रिया के लगा दो, बस A का मान वहां रखो, तो 1 N2 प्लस B बराबर 3 H2 और C बराबर 2 NH3। ऐसे ही किया था बैलेंस अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे ही बैलेंस किया था। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आपको घर से ट्राई करना है हिट एंड ट्रायल मेथड का। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। H2 प्लस O2 H2 हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है और एक अलजेब्रिक बीजगणितीय तरीके से करना है। इसको दोनों तरीके से करना है, देखिए सेम आंसर आता है क्या, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम डिस्कस स्टाइकियोमेट्री रसायन करनी। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एक बार पीपीटी तैयार हो जाती है, स्लाइड्स तैयार हो जाती है, उसके बाद में मैं एक साथ कर लूंगा, आप घबराओ मत उस चीज के लिए। अभी पीपीटी तैयार नहीं हो पा रही है बच्चों, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अभी हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, आप लेक्चर्स को रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे पहले वाले लेक्चर्स के हमने लेक्चर नंबर 6 में किए थे, वैसे इनके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, आप घबराओ मत। लेकिन आप ना इस चैनल को, जिस कौन से चैनल को, रूबीडियम कोचिंग, रूबीडियम चैनल को या रूबीडियम कोचिंग चैनल को, रूबीडियम चैनल को अपने दोस्तों को जरूर बताओ बच्चों, मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दो। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, बिल्कुल एडवांस तक हम चलेंगे। एक बार केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे, आप सही में, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों का स्कोर ऐसा इंप्रूव होगा आप उम्मीद भी नहीं करोगे। बहुत शानदार आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, कोई भी रटने वाली चीज मैं बता नहीं रहा हूँ, सारा कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स की तरह केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बस आपको कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि रूबीडियम नाम के चैनल से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। समझ गए बात को? तो आप रिवाइज जरूर करना, रिवाइज नहीं करोगे तो साफ हो जाएंगी चीजें, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, राम राम।